यूक्रेन जल रहा है। ज़ेलेंस्की लंदन घूम रहे हैं। यूक्रेन के शहर में नॉन स्टॉप धमाके हो रहे हैं। पुतिन बहुत फायर हैं, मिसाइलें बरसा रहे हैं। तबाही की ऐसी रात यूक्रेन ने पहले नहीं देखी होगी। मौत का ऐसा खौफ यूक्रेन के लोगों ने पहले नहीं झेला होगा। एक रात में 51 मिसाइलें यूक्रेन पर गिरी। 653 ड्रोन का हमला हुआ। रूस ने 36 क्रूज मिसाइल दागी। 17 बैलिस्टिक मिसाइल से आग बरसाई। यूक्रेन के 29 ठिकानों पर रूस ने हमले किए। पुतिन ने कहा था जल्द शांति होगी, लेकिन रास्ता इतना विध्वंसक होगा ये ज़ेलेंस्की ने सोचा भी नहीं था। आग के शोलों में घिरा ये यूक्रेन का नेप्रो सिटी है। नेप्रो यूक्रेन का चौथा बड़ा शहर है। पुतिन जिस हिस्से को रूस में मिलाना चाहते हैं, नेप्रो उससे अलग है। बीती रात रूस ने नेप्रो सिटी पर कई मिसाइलें मारी, ड्रोन अटैक किए। शहर के बड़े हिस्से में आग लग गई। आग के शोले अब भी उठ रहे हैं। नेप्रो की जो बिल्डिंग जल रही है वो यूक्रेन का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। यहां नाटो से भेजे गए हथियार जमा थे। कई महीने से पूर्वी यूक्रेन की फ्रंट लाइन तक हथियार सप्लाई का यह बड़ा केंद्र यही सेंटर था। मॉस्को से सिग्नल मिला और रूस ने इसे जलाकर भस्म कर दिया। रूस ने एक साथ यूक्रेन की राजधानी कीव, पोलैंड बॉर्डर पर बसे ललीव, दक्षिण में ओडेसा और पूर्व में निप्रो ज़ैपोरिज़िया समेत माइकोलाइव और वोलिन में ताबड़तोड़ हमले किए। ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन की हैं, जहां एरियल अटैक के बाद तोपखाने का मुंह खोल दिया गया। पूरी रात यूक्रेन के शहरों और बस्तियों पर हमले किए गए। इसके बाद ड्रोन से बम बरसाए गए। एक एक इलाकों में 15 से 20 बड़े बम गिराए गए। वहां जो भी बस्तियां थीं उन्हें तबाह कर दिया गया। रूसी हमले के बाद जिस इमारत में धुएं का गुबार आसमान तक उठ रहा है वो यूक्रेन के खेरसोन सिटी का CHP प्लांट है। यहां के 40,000 लोग सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए इसी कंबाइंड हीट और पावर प्लांट पर निर्भर हैं। रूस ने रात में यहां 100 मोर्टार सेल दागे, प्लांट के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। अब यहां बिजली के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ब्रेक डाउन कर गया है। पीस प्लान पर यूक्रेन की शर्तें सामने आने के बाद पुतिन ने स्ट्रेटेजी बदल ली है। अब टारगेट पर यूक्रेन के पावर प्लांट हैं, ताकि सर्दियों में बिजली की किल्लत इतनी बढ़ जाए कि यूक्रेन में हाहाकार मच जाए। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, जिससे यूरोपीय देशों से हथियार और रसद सामग्री न पहुंच पाए। मेडिकल कंपनियों को निशाना बनाया जाए ताकि दवाओं की किल्लत हो जाए। लिहाजा रूस अब बहुत बड़े हमले कर रहा है। ये नॉर्थ वेस्ट यूक्रेन का लुत्स्क सिटी है। आमतौर पर रूसी यहां हमले नहीं करते। अब ये भी सेफ नहीं है। यहां आर्मी का बड़ा वेयरहाउस था। रात में जिसे मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया गया, अब भी इस इमारत में धुआं उठ रहा है।
रात को चेर्निहाइव, जेपोरेजिया, लवीव और नेप्रोपेट्रोवस्क में भी बिजली और हीटिंग प्लांट पर हमले किए गए। यूक्रेन के क्रेमेनचुक में इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया। मिसाइल की आवाज सुनकर लोग डर गए। रात में रूस ने 2 इस्कंदर मिसाइल लॉन्च की जो क्रेमेनचुक में तबाही मचाती नजर आई। रूस के इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार करती है। दूसरे देशों को रूस इस्कंदर ई मिसाइल बेचता है जो 280 किलोमीटर तक मार करती है। इस्कंदर एम मिसाइल में 700 किलो का वॉरहेड लगा है जो टारगेट को पूरी तरह तबाह कर देता है। इसकी मार क्लस्टर बम या बंकर बस्टर बम से ज्यादा घातक होती है। मॉस्को में पीस टॉक होने के बाद पुतिन ने 2 दिन कम फायर किए, लेकिन जेलेंस्की ने पीस प्लान पर बहाने बनाने शुरू किए तो पुतिन का पारा हाई हो गया। उन्होंने रूसी सेना को आदेश दिया अब जल्द ही पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना है। उसी के बाद नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। फैब 3000 और फैब 5000 बमों की बारिश की जा रही है। रूस के फाइटर जेट चुन चुनकर बमबारी कर रहे हैं। ये बम जहां फटते हैं वहां बस्ती का नामो निशान मिट जाता है। जहां से इन बमों को लॉन्च किया जाता है वहां से 250 किलोमीटर दूर ये टारगेट को तबाह कर सकते हैं। रूस के इन बमों से दुनिया क्यों थर्राती है, उसका जवाब ये तस्वीरें हैं। ये पूर्वी यूक्रेन का गुलियापोल सिटी है जहां रूसी बमबारी के बाद आसमान में काला धुआं उठ रहा है, मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। अब सवाल उठता है ये तबाही कहां जाकर खत्म होगी। जेलेंस्की को भी पता है कि डोनबास अब बचाना नामुमकिन है। रूस यहां एक एक घर को ड्रोन से उड़ा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर शहर पहले ही खाली हो चुके हैं। इस इलाके में रूसी ड्रोन लगातार उड़ते रहते हैं। अगर किसी घर में यूक्रेनी सैनिक दिख जाते हैं तो बम से उड़ाने में रूसी देर नहीं लगाते। पूर्वी यूक्रेन में हाईवे हो या फिर नदियों पर बने ब्रिज, रूस उन्हें उड़ाते हुए इलाके के इलाके कब्जाते जा रहे हैं। रास्ते में जो भी वाहन मिलते हैं उन्हें भी धमाकों से उड़ाते हुए रूसी सेना आगे बढ़ रही है। ये कीव प्रांत का फास्टिव रेलवे स्टेशन है। पोलैंड से नाटो के हथियारों की डिलीवरी लेकर यूक्रेन की ट्रेनें यहीं आती रही हैं। अब कई महीनों तक यहां ट्रेन आना संभव नहीं होगा। रूस ने यहां इस्कंदर मिसाइलों से हमला कर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मिसाइल अटैक के बाद यहां ड्रोन हमले भी किए गए, जिससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। यहां इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती थी। पुतिन का मिशन बिल्कुल क्लियर है, अपनी आर्मी को तेजी से जमीन कब्जाने के लिए आगे बढ़ाओ। यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए सड़क, रेल सब पहले ही तबाह कर दो। ये रूसी आर्मी के आर्मर्ड वाहन हैं जो तेजी से उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अभी यूक्रेनी सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं। पुतिन के लिए डोनबास से यूक्रेनी सेना को भगाना इतना आसान नहीं है। यूक्रेनी सेना यहां कंक्रीट के बंकरों में बैठकर ड्रोन ऑपरेशन चला रही है। रूसी आर्मी जब तक इन बंकरों को नहीं खोज लेती तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। ये अज़ोव कॉर्प्स का सीक्रेट हेडक्वार्टर है जो बहुत गहराई में अंडरग्राउंड बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कंक्रीट की दीवारें और मजबूत छत है जो ड्रोन और मिसाइल से बचाती हैं। यहाँ से यूक्रेनी सैनिक जब बाहर निकलते हैं तो आर्मी की ड्रेस उतार देते हैं और सिविलियन कपड़े पहन लेते हैं। ये अंडरग्राउंड दफ्तर का एंट्रेंस एरिया है।
ये कोर एरिया है जिसे ऑपरेशन सेंटर कह सकते हैं। यहाँ पर सैनिक ड्रोन ऑपरेशन और युद्ध के हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। जेलेंस्की ने लंदन जाने से पहले रूस के रोस्टोव और साराटोव प्रांतों में ड्रोन अटैक कराए हैं। ड्रोन हमले का टारगेट रूस का एंगल्स ऑयल डिपो बना है, जो रूसी फाइटर प्लेन के लिए ईंधन सप्लाई का सेंटर है। रूस के दोनों प्रांत में ऑयल डिपो को निशाना बनाकर यूक्रेन ने रात भर ड्रोन अटैक किए। रूसी ऑयल डिपो को निशाना बनाने से हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरागान जेलेंस्की से बहुत खफा हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि अब बहुत हो चुका, यूक्रेन को इसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल हंगरी रूसी तेल और गैस पर डिपेंडेंट है, तो यूक्रेन हंगरी के रहमो करम पर निर्भर है। ग्रीस से जो गैस यूक्रेन को जाती है वो भी हंगरी के रास्ते जाती है। हंगरी अब भी यूक्रेन को 58% गैस की सप्लाई करता है। यूक्रेन की 51% बिजली भी हंगरी से आती है। हंगरी की अमेरिका और रूस दोनों से अच्छी दोस्ती है। हंगरी बार बार कह रहा है कि जेलेंस्की को पुतिन की बात मान लेनी चाहिए। ट्रंप भी फिलहाल रूस की ही साइड पर नजर आ रहे हैं। मियामी से ट्रंप के शांतिदूत विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर ने जेलेंस्की की टीम को समझा दिया है, अब ज्यादा वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, वरना यूक्रेन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनबास तो जाएगा ही, दूसरे इलाके भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि रूस ने पिछले 72 घंटे में बहुत बड़े हमले किए हैं। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यूरोप के लिए स्पष्ट सिग्नल है। बेवजह वो पीस प्लान में रोड ब्लॉकर ना बने। हम मानते हैं कि रूस महत्वपूर्ण है, वो कोई विरोध नहीं है, वे कोई खतरा नहीं है, बल्कि वे वास्तव में यूरोपीय और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उनके पास बहुत जरूरी क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, लिहाजा यूरोपीय यहाँ से वहाँ जंप ना करें। उन्हें क्रेजी होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के विशेष दूत केलॉग के बयान से लगता है कि जेलेंस्की अब सरेंडर की मुद्रा में आ चुके हैं। अगर लंदन में उन्हें फिर मैक्रो और स्टारमर ने चने की झाड़ पर नहीं चढ़ा दिया। केलॉग का दावा है कि पीस प्लान पर समझौते में अब सिर्फ 2 बाधाएं बची हैं। रूस ज़पोरिज़िया पावर प्लांट का कंट्रोल चाहता है, लेकिन यूक्रेन को आधी बिजली देने को तैयार है। जेलेंस्की चाहते हैं कि रूस इस पर दावा छोड़ दे। इस युद्ध को खत्म करने में हम सिर्फ 10 मीटर दूर हैं। इनमें एक डोनबास और डोनेस्क है जो यूक्रेन नहीं छोड़ना चाहता। दूसरा लुहांस्क है जो यूक्रेन छोड़ सकता है, लेकिन ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन चाहता है, जिसे अभी रूस कंट्रोल करता है, जो बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर वेस्टर्न अलायंस को सोचना है। ये कुछ बातें हैं जो अभी हुई हैं। अब गेंद पुतिन के पाले में है। देखना है वो जेलेंस्की को और तोड़ते हैं या फिर बात बन जाती है।